नमस्कार। अपना कहानी कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण शेखर। मैं आपके लिए कहानियां लेकर आता हूं जो कहानी आपकी ज़िंदगी में कुछ जोड़ती हैं, कुछ नई दिशा देती हैं। ऐसी एक कहानी सआदत हसन मंटो की है, तोबा टेक सिंह। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे से उपजा हुआ दर्द है, या यूँ कहें कि उसका दस्तावेज है तो ज़्यादा गलत नहीं होगा। और टोबा टेक सिंह एक ऐसा चरित्र है जो प्रतीकात्मक भी है, प्रत्यक्ष भी है। जो जैसा आप समझें कि दोनों बंटवारे में फ़ायदा किसको हुआ, किसी को नहीं हुआ, नुकसान मनुष्यता का हुआ। ऐसी बात को लेकर के कहानी है। तो चलिए कहानी आरंभ करते हैं। और अगर आपको चैनल ठीक लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगती हैं कहानियाँ। तो चलिए कहानी आरंभ करते हैं। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि अखलाकी कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं ये बात माकूल थी या गैर माकूल। बहरहाल दानिशमंदों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह की कॉन्फ्रेंसें हुई, और आखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए मुकर्रर हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वो मुसलमान पागल जिसके लवाहिकीन यानी कि संबंधी हिंदुस्तान ही में थे वहीं रहने दिए गए थे। बाकी जो थे उनको सरहद पर रवाना कर दिया गया। यहाँ पाकिस्तान में चूंकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही न पैदा हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सबके सब पुलिस की हिफाजत में सरहद पर पहुंचा दिए गए। उधर का मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खानों में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प चीमेगोइयाँ होने लगी। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज़ बाकायदगी के साथ नमाज पढ़ता था, उससे जब उसके एक दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़े गौर व फिक्र के साथ जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहाँ उस्तरे बनते हैं। ये जवाब सुनकर उसका दोस्त मुतमईन हो गया। इसी तरह एक और सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहाँ की बोली ही नहीं आती। दूसरा मुस्कुराया, मुझे तो हिंदुस्तान की बोली आती है, हिंदुस्तानी बड़े शैतानी आकड़ आकड़ फिरते हैं। एक मुसलमान पागल ने नहाते नहाते पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसल कर गिरा और बेहोश हो गया। बास पागल ऐसे थे जो पागल नहीं थे। उनमें अक्सरियत ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को दे दिलाकर पागल खाने भिजवा दिया था कि फांसी के फंदे से बच जाएं। ये कुछ कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान क्या तकसीम हुआ और ये पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही वाक़यात से ये भी बेखबर थे। अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था। पहरेदार सिपाही अनपढ़ और जाहिल थे। उनकी गुफ्तगू से भी वो कोई नतीजा बरामद नहीं कर सकते थे। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है जिसको कायदे आज़म कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। ये कहाँ है, इसका महल वक़ू यानी कि स्थान क्या है, इसके मुतल्लिक वो कुछ नहीं जानते थे। यही वजह है कि पागल खाने में वो सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह से माऊफ नहीं हुआ था इस मकसमे में गिरफ्तार थे कि वो पाकिस्तान में हैं या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है, अगर वो पाकिस्तान में हैं तो ये कैसे हो सकता है कि वो कुछ अरसा पहले यहाँ रहते हुए भी हिंदुस्तान में थे। एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि ज़्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते देते एक दिन दरख्त पर चढ़ गया और टहनी पर बैठकर 2 घंटे मुस्तकिल तकरीर करता रहा जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसले पर थी। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने को कहा तो और ऊपर चढ़ गया। डराया धमकाया गया तो उसने कहा, मैंने हिंदुस्तान में रहना चाहता हूं न पाकिस्तान में, मैं इस दरख्त पर ही रहूंगा। एक एमएससी पास रेडियो इंजीनियर में
जो मुसलमान था दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग बाघ की एक खास रविश यानी कि क्यारी पर सारा दिन खामोश टहलता रहता था। एक तब्दीली नमूदार हुई कि उसने तमाम कपड़े उतार कर दफादार के हवाले कर दिए और नंग धड़ंग सारे बाग में चलना शुरू कर दिया। मसला ये है कि एक मोटे मुसलमान पागल ने, जो मुस्लिम लीग का एक सरगर्म कारकुन था और दिन में 15-16 मरतबा नहाता था, यक लख्त यानी कि एकदम से ये आदत तर्क यानी कि आदत छोड़ दी। उसका नाम मोहम्मद अली था। चुनांचे उसने एक दिन अपने जिंगले में ऐलान कर दिया कि वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। उसकी देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। करीब था कि उस जिंगले में खून खराबा हो गया, मगर दोनों को ख़तरनाक पागल करार देकर अलहदा अलहदा बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था जो मोहब्बत में मुब्तला होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। इसी शहर की एक हिंदू लड़की से उसे मोहब्बत हो गई थी। गो उसने उस वकील को ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की हालत में भी वो उसको नहीं भूला था। चुनांचे वो उस तमाम मुस्लिम लीडरों को गालियां देता था जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दिए। उसकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई और वो पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई तो वकील को कई पागलों ने समझाया कि वो दिल बुरा न करे, उसको हिंदुस्तान वापस भेज दिया जाएगा, उस हिंदुस्तान में जहाँ उसकी महबूबा रहती है। मगर वो लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था, इस ख्याल से कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूरोपियन वार्ड में दो एंग्लो इंडियन पागल थे। उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आज़ाद करके अंग्रेज़ चले गए हैं तो उनको बहुत रंज हुआ। वो छुप छुप कर इस मसले पर गुफ्तगू करते रहते थे कि पागल खाने में उनकी हैसियत क्या होगी, यूरोपियन वार्ड रहेगा या उड़ जाएगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा या नहीं, क्या उन्हें डबल रोटी के बजाय ब्लडी इंडियन चपाती जो जहर मार नहीं करनी पड़ेगी। एक सिख था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे। हर वक्त उसकी ज़बान पर अजीबो गरीब अल्फाज सुनने में आते थे। ओपड़ी गुड़गुड़ दी एक्स दी बेध्याना बिमंग दी बाल ऑफ द लालटेन। वो न दिन में सोता था न रात में। पहरेदारों का कहना था कि 15 बरस के तवील अरसे से एक एक लम्हे के लिए भी नहीं सोया है, लेटा भी नहीं था। अलबत्ता किसी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर वक्त खड़ा रहने से उसके पांव सूज गए थे, पिंडलियां भी फूल गई थी, मगर इस जिस्मानी तकलीफ के बावजूद वो लेट कर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान पाकिस्तान और पागलों के तबादले के मुतल्लिक जब कभी पागल खाने में गुफ्तगू होती थी तो वो गौर से सुनता था। कोई इससे पूछता कि उसका क्या ख्याल है तो बड़ी संजीदगी से जवाब देता था, ओपड़ी गुड़गुड़ दी एक्स दी वैद्याना बिवंग दी बॉल ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ द टोबा टेक सिंह गवर्नमेंट ले ली और उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, जहाँ का वो रहने वाला है। लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि वो पाकिस्तान में है हिंदुस्तान में। जो यह बताने की कोशिश करते थे वो खुद इस उलझाव में गिरफ्तार हो जाते थे कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था पर अब सुना है वो पाकिस्तान में है। क्या पता है कि लाहौर जो पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाएगा, ये सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाएगा। और यह भी कौन सीने पर हाथ रखकर कह सकता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से गायब नहीं हो जाएंगे। उस सिख पागल के केस छिद्रे होके बहुत मुख्तसर रह गए थे। चूँकि वो बहुत कम नहाता था इसलिए दाढ़ी और बाल आपस में जप गए थे, जिनके बाइस उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी। मगर आदमी बेज़रर यानी कि अहानिकारक था। 15 बरसों में उसने किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया था। पागल खाने के जो पुराने मुलाजिम थे वे उसके मुतल्लिक इतना जानते थे कि टोबा टेक सिंह में उसकी कई ज़मीनें थी। अच्छा खाता पीता ज़मींदार था कि अचानक दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में उसे बांध कर लाए और पागल खाने में दाखिल करा गए। महीने में एक बार मुलाकात के लिए जो लोग आते थे उनकी खैरियत दराफ्त करके चले जाते थे। एक मुफ्त तक ये सिलसिला जारी रहा। पर जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना जाना बंद हो गया।
उसका नाम बिशन सिंह था, मगर सब उसे टोबा टेक सिंह कहते थे। उसको ये मालूम नहीं था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है, या कितने दिन बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने जब उसके अजीज़ या क़ारिब यानी कि उसके संबंधी उससे मिलने के लिए आते तो उसे अपने आप पता चल जाता था। चुनांचे वो दफ़ादार से कहता था कि उसकी मुलाकात आ रही है। उस दिन वो अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबुन घिसता, सिर में तेल लगाकर कंघा करता, अपने कपड़े जो कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा के पहनता और यूं सज बनकर मिलने वालों के पास आता कि वो उससे कुछ पूछते तो खामोश रहता। ये कभी कभार ओपड़ी गुड़गुड़ दी एक दी वेद्याना विमंग दी वॉल ऑफ वॉल लालटेन कह देता। उसकी एक लड़की थी जो हर महीने एक उंगली बढ़ती बढ़ती 15 बरसों में जवान हो गई थी। बिशन सिंह उसको पहचानता ही नहीं था। वो बच्ची थी, जब भी अपने बाप को देखकर रोती थी। जवान हुई तब भी उसकी आंखों में आंसू बहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। जब इत्मीनान बख्श यानी कि संतोषजनक जवाब न मिला तो उसने कुरेद दिन ब दिन बढ़ती गई। अब मुलाकात नहीं आती थी। पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे उसके दिल की आवाज़ ही बंद हो गई थी जो उसे उसकी आमद की खबर दे दिया करती थी। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो लोग आएं जो उससे हमदर्दी का इजहार करते थे, उसके लिए मिठाइयाँ और कपड़े लाते थे, जो उनसे अगर कुछ पूछता कि टोबा टेक सिंह कहाँ है तो यकीनन वो उसे बता देते कि पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, क्योंकि उसका ख्याल था कि टोबा टेक सिंह ही है से आते हैं जहाँ उसकी ज़मीनें हैं। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था। उससे जब एक दिन बिशन सिंह ने पूछा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने अपने हस्ब आदत यानी कि आदत के अनुसार कहा लगाया और कहा वो ना पाकिस्तान में है ना हिंदुस्तान में, इसलिए कि हमने अभी तक हुक्म नहीं लगाया। बिशन सिंह ने इस खुदा के कई मर्तबा बड़ी मिन्नत समाजत से कहा कि वो हुक्म दे दे ताकि झंझट ख़त्म हो, मगर वो बहुत मसरूफ़ था, इसलिए उसे और बेशुमार हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर वो उस पर बरस पड़ा। ओपड़ी गुड़गुड़ दी एक्स दी वेद्याना विमंग दी वॉल ऑफ वाहे गुरु जी दा खालसा खालसा एंड वाहे गुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। उसका शायद ये मतलब था कि तुम मुसलमान के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो ज़रूर मेरी सुनते। तबादले से कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह का एक मुसलमान दोस्त मुलाकात के लिए आया। पहले वो कभी नहीं आया था। जब बिशन सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हट गया और वापस आने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका। ये तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजलदीन है। बिशन सिंह ने फजलदीन को देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजलदीन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही न मिली। तुम्हारे सब आदमी खैरियत से चले गए थे। मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रूप कौर। वो कुछ कहते कहते रुक गया। बिशन सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रूप कौर? फजलदीन ने रुक कर कहा, हाँ वो भी ठीक ठाक है, उनके साथ ही चली गई थी। बिशन सिंह खामोश रहा। फजलदीन ने कहना शुरू किया, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी खैर खैरियत पूछता रहूं। अब मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलबीर सिंह और भाई विधावा सिंह से सलाम कहना और बहन अमृत कौर से भी। भाई बलबीर से कहना फजलदीन राजी खुशी है। वो भूरी भैंसें जो छोड़ गए थे उनमें से एक ने कट्टा दिया है, दूसरी के कट्टी हुई थी, पर वो 6 दिन की होके मर गई। और मेरे लायक जो खिदमत हो कहना। मैं हर वक्त तैयार हूँ और ये तुम्हारे लिए थोड़े से मरुंडे लाया हूँ। बिशन सिंह ने मरुंडे की पोटली लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी और फजलदीन से पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? टोबा टेक सिंह? उसने कदरे हैरत से कहा, कहाँ है? वहीं है जहाँ था। बिशन सिंह ने पूछा, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में। नहीं, पाकिस्तान में। फजलदीन बौखला सा गया। बिशन सिंह बड़बड़ाता हुआ चला गया। ऊपड़ी गुड़गुड़ दी एक्स दी बैद्याना बिमंग दी वॉल ऑफ द पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ दी एंड फिटेमो। तबादले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। इधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की फहरिस्तें पहुंच गई थी।
तबादले का दिन भी मुकर्रर हो गया था। सख्त सर्दियां थी जब लाहौर के पागलखाने से हिंदू सिख पागलों से भरी हुई लारियां पुलिस के मुहाफिज दस्ते के साथ रवाना हुई तो मुतल्लिका अफसर भी हमराह थे। वाहगा के बॉर्डर पर तरफैन के यानी कि दोनों तरफ से सुपरिंटेंडेंट एक दूसरे से मिले और इब्तदाई कार्यवाही खत्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया, जो रात भर जारी रहा। पागलों को लारियों से निकालना और उनको दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। बाज तो बाहर निकलते ही नहीं थे। जो निकलने पर रजामंद होते थे उनको संभालना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इधर उधर भाग उठते थे। जो नंगे थे उनको कपड़े पहनाए जाते तो फाड़ कर अपने तन से जुदा कर देते। कई गालियां बक रहे थे, कोई गा रहा था, आपस में लड़ झगड़ रहे थे, रो रहे थे, बक रहे थे। कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। पागल औरतों का शेरो गोगा अलग था और सर्दी इतने कड़ाके की कि दांत बज रहे थे। पागलों की अक्सरियत इस तबादले के हक में नहीं थी, इसलिए कि उनकी समझ में आता था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़ कर कहाँ फेंका जा रहा है। थोड़े से जो कुछ सोच रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 मरतबा फसाद होते होते बचा, क्योंकि बाज़ मुसलमान और सिखों को ये नारे सुनकर तैश आ गया। जब बिशन सिंह की बारी आई और वाघा के उस पार मुतल्लका अफसर उनका नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा तो उसने पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? मुतल्लका अफसर हंसा, पाकिस्तान में। यह सुनकर बिशन सिंह उछल कर एक तरफ हटा और दौड़कर अपनी बाकी मांदा साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, मगर उसने चलने से इनकार कर दिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? ओपड़ी गुड़गुड़ दी एक्स दी वैद्याना बिवंग दी वॉल ऑफ द टोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया गया कि देखो, अब टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया है, अगर नहीं गया तो उसे फ़ौरन वहाँ भेज दिया जाएगा, मगर वो न माना। जब उसकी ज़बरदस्ती दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की गई तो दरमियान में एक जगह इस अंदाज में अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया जैसे अब उसे वहाँ से कोई ताकत हटा नहीं सकती। आदमी चूँकि बेज़रर था, इसलिए उससे मज़ीद ज़बरदस्ती न की गई, उसको वहीं खड़ा रहने दिया गया और बाकी काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले साकित व साकिन बिशन सिंह हलक से एक फलक शगाफ यानी कि आसमान को फाड़ देने वाली चीख निकली। इधर उधर के कई अफसर दौड़ आए और देखा कि वो आदमी जो 15 बरस तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा, औंधे मुंह लेटा था। उधर धारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, इधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान में ज़मीन के इस टुकड़े पर, जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था। तो ये थी टोबा टेक सिंह की कहानी, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे के ऊपर थी। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी थी जो समझ नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ का हूँ। उसे दोनों प्रिय थे और दोनों अप्रिय थे। तो ऐसी कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।